हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में सांख्यिकी या फिर स्टैटिस्टिक्स नाम का टॉपिक्स क्लियर किए हुए। ठीक है, तो देखोगे सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स वो गणित का इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो हम लोग ये सांख्यिकी की परिभाषा क्या देंगे, कैसे जानेंगे कि सांख्यिकी क्या है। पहले सांख्यिकी का आप लोग परिचय प्राप्त कर लें। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। तो सांख्यिकी की इस परिभाषा में 4 काम शामिल है। तो सांख्यिकी में यदि आप ये 4 काम सीख जाते हैं तो सांख्यिकी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला काम है आंकड़ों को संग्रहित करने का, यानी कलेक्ट करने का। दूसरा काम है आंकड़ों को व्यवस्थित करने का, यानी जो आंकड़े आप प्राप्त करके लाए हैं या प्राप्त किए हैं वे आंकड़े छितराए हुए आंकड़े होते हैं, व्यवस्थित नहीं रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। इसके चलते उससे कम समय में सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो उन आंकड़ों को व्यवस्थीकरण करने की जरूरत होती है। ठीक है, व्यवस्थित करने की जरूरत होती है, यानी अरेंज करने की आवश्यकता होती है। तीसरा काम है आंकड़ों के विश्लेषण का, यानी एनालिसिस ऑफ द डाटा। जो आंकड़े आप कलेक्ट करके लाए, जिसे आपने सजाए अथवा व्यवस्थित किए, उन व्यवस्थित किए गए आंकड़े का भी तब तक कोई उपयोग नहीं हो सकेगा जब तक आप उनका विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, यानी एनालिसिस नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो विश्लेषण से पता चल पाएगा कि वास्तव में ये आंकड़े का क्या महत्व है। ठीक है, और चौथा काम है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, कि आंकड़े को हम लोग किस प्रकार से पेश करेंगे या दूसरे को किस प्रकार से समझाएंगे। एक एक करके इन चारों कामों का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग आंकड़ों के संग्रहण का काम सीखेंगे, फिर आंकड़ों को व्यवस्थीकरण करने का काम, फिर आंकड़ों को विश्लेषित करने का काम, और अंत में सीखेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का काम। और इस प्रकार से हम लोग का सांख्यिकी जो होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके मन में एक सवाल उभर रहा होगा कि ये आंकड़े शब्द का जिसका बार बार इस्तेमाल हुआ है, आखिरकार ये आंकड़े अथवा डाटा क्या है। ठीक है, आंकड़े को याद रखिएगा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंकड़े को अंग्रेजी में कहा जाता है डेटा, DATA, आंकड़े। इसकी परिभाषा क्या दोगे? आंकड़े क्या होते हैं? ठीक है, आंकड़ों का क्या अर्थ है? तो याद हैं, कोई भी एक जानकारी जुटाना चाहते हैं तो उनके पीछे एक मकसद होता है। जैसे हमें किसी एक गांव में पढ़े लिखे इंसानों की संख्या जानना चाहते हैं कि गांव की साक्षरता दर कितनी है, कितने। यदि हम इस बात को जानना चाहते हैं तो हमें संबंधित गांव का ऑडिट करना होता है, सर्वेक्षण करना होता है, सर्वे करना होता है। ठीक है, सर्वे के फलस्वरूप हमें एक सूचनाएं प्राप्त होती है और उन सूचनाओं को देखकर, उन जानकारी या इंफॉर्मेशन को देखकर हम उस गांव की साक्षरता दर को तय कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ों की परिभाषा जानेंगे। आंकड़ों की परिभाषा क्या होगी? किसी एक निश्चित उद्देश्य से, किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए कहने का मतलब है कलेक्ट किए गए सूचनाओं या फिर सूचनाओं के संग्रह को या फिर जानकारियों के संग्रह को क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब वे आंकड़े किस प्रकार के होंगे? तो याद रखिएगा, जिस तरह का आपका उद्देश्य होगा, व्यू होगा, उसी प्रकार से आपके आंकड़े तैयार होंगे। मान के चलिए आप एक अध्यापक हैं या टीचर हैं, किसी क्लासरूम में जाते हो, उस क्लासरूम में नए नए बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं। आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिरकार इन बच्चों के नाम क्या है। तो जब आप क्लासरूम में जाते हैं और एक एक बच्चों से उनके नाम के विषय में जानना चाहते हैं तो वे बच्चे अपने अपने नाम गिनाने लगते हैं। कोई मोहन, कोई रोहन, कोई सोहन, कोई रामू, कोई सीता, कोई गीता, कोई रीत। ठीक है, इस तरह के जो नाम होती है, इस तरह की जो जानकारियां होती है, वो भी एक प्रकार की क्या होती है? आंकड़े होती है। ठीक है, तो परीक्षा में मैथमेटिक्स या कोई अन्य सब्जेक्ट में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक के विषय में यदि आप कुछ जानकारी जुटाना चाहते हैं तो वह जानकारी भी आपकी एक प्रकार से आंकड़े अथवा डाटे की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है,
जैसे रोल नंबर 1 के जो है विद्यार्थी को अगर मैथमेटिक्स में 95 नंबर मिले हैं, रोल नंबर 2 के विद्यार्थी को 87 नंबर मिले हैं, रोल नंबर 3 के विद्यार्थी को मैथमेटिक्स में 97 नंबर मिले हैं, तो इस तरह से 95 हो, 87 हो, 97 हो। रोल नंबर 4 के विद्यार्थी को 37 नंबर मिले हैं मैथ में, रोल नंबर 5 के विद्यार्थी को 24 नंबर मिले हैं। तो ये सब जो मान हैं वो भी एक प्रकार के आंकड़ों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आंकड़े की परिभाषा समझ गए, अब उससे आगे निकलते हैं। अब जानना चाहेंगे आखिरकार ये आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दोगे, आंकड़ों के जो प्रकार है, तो आंकड़ों का वर्गीकरण यदि आप लोग करना चाहेंगे तो आंकड़ों को 2 वर्गों में सहायता से ही वर्गीकृत कर सकते हो। उसमें पहला वर्ग जो बनेगा वो क्या होगा, शाब्दिक आंकड़े कहलाएंगे, और दूसरा नंबर का जो वर्ग होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संख्यात्मक आंकड़े। संख्यात्मक आंकड़े, एक हो गया शाब्दिक आंकड़े, दूसरे प्रकार के आंकड़े हो गए संख्या। शाब्दिक आंकड़े किसको कहोगे? शाब्दिक आंकड़े जो होते हैं तो ऐसे आंकड़े जो अक्षर अथवा शब्द से संबंधित होते हैं उसको हम लोग शाब्दिक आंकड़े कहते हैं। किसी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों के नाम का यदि पहला अक्षर, अंग्रेजी में नाम का पहला अक्षर अगर कहा जाए तो पहला विद्यार्थी का नाम है यदि अमित तो उसका फर्स्ट अक्षर ए, दूसरी विद्यार्थी है रीना, उसका फर्स्ट लेटर आर, तीसरी विद्यार्थी है मधु तो उसका फर्स्ट लेटर एम, चौथा विद्यार्थी है रहमान, उसका फर्स्ट लेटर ए, पांचवा विद्यार्थी है अंजलि, उसका फर्स्ट लेटर ए, छठा विद्यार्थी है मान के चलो जूली, उसका फर्स्ट लेटर जे, सातवां विद्यार्थी है करीम, उसका फर्स्ट लेटर के। तो इस प्रकार से अक्षरों का जो समूह प्राप्त करेंगे वह भी एक आंकड़े हैं, लेकिन वह किस प्रकार के आंकड़े हैं? शाब्दिक आंकड़े। समझ गए? इस प्रकार से दूसरा एक उदाहरण ले सकते हो, फुल फॉर्म। जैसे कहने का मतलब है अमित तो उसका स्पेलिंग लिखेंगे AMIT, अमित। उस प्रकार से कर सकते हो, दूसरा विद्यार्थी है रीना, उसका पूरा नाम लिखेंगे REENA। इस प्रकार से तीसरा विद्यार्थी है मधु तो उसका फर्स्ट लेटर नहीं बल्कि उसका सारा जो है स्पेलिंग लिख लेंगे। तो ये जो शब्द बन गए तो अक्षर संबंधी आंकड़े या शब्द संबंधी आंकड़े जो है ना वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? शाब्दिक आंकड़े के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो शाब्दिक है। उसी प्रकार से संख्यात्मक आंकड़े या न्यूमेरिकल डाटा का परिभाषा दीजिएगा, वो परिभाषा क्या होगी? संख्या से संबंधित आंकड़े को क्या कहते हैं? संख्यात्मक आंकड़े कहते हैं। तो संख्या से संबंधित आंकड़े में कौन कौन आ जाएंगे? तो कोई भी वास्तविक संख्याएं आ जाएगी। 0 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, उसमें आप √2 जैसी संख्या भी ले सकते हो, -2 -3 जैसी संख्याएं भी ले सकते हो। ये सब के सब जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं, वे संख्यात्मक आंकड़ों के उदाहरण में आ जाएंगे। समझ गए? आंकड़े का अर्थ समझ लिए। अब सांख्यिकी का काम क्या है? तो पहला काम है आंकड़ों का संग्रहित करने का काम। आंकड़े किस प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं अथवा संग्रहित किए जाते हैं, तो ध्यान रखोगे। आंकड़े को संग्रहित करने वाला जो व्यक्ति, जिसे हम लोग संग्राहक कहेंगे या कलेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो आंकड़े का संग्राहक जो होता है वह आंकड़े को प्राप्त करने के लिए आंकड़े के स्रोत तक पहुंचता है। अब आप कहेंगे आंकड़े का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, जिस किसी स्रोत से हमें कोई एक सूचनाएं प्राप्त होती है उसे हम लोग आंकड़े का स्रोत कहते हैं या सोर्सेज ऑफ द डेटा कहते हैं। ठीक है, वह स्रोत कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक पुस्तक हो सकती है, कोई एक रजिस्टर हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है। तो याद रखिएगा ये सब के सब क्या है? आंकड़े के स्रोत हैं। तो पहला काम है हम लोग का आंकड़ों के संग्रहण का, आंकड़े का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ द डाटा। तो आंकड़े का संग्रहण करने की विधियां कितनी है? आंकड़े तो प्राप्त किए जाएंगे आंकड़े के स्रोत से, तो आंकड़े को संग्रहण करने की विधियां जो है वह 2 प्रकार की है। तो आंकड़े को प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। एक विधि में आंकड़े को प्राप्त करने के लिए संग्राहक स्वयं आंकड़े के स्रोत तक जाता है,
और वहां से आंकड़े को प्राप्त करके ले आता है। उस प्रकार के आंकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं या फिर प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा कहते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उसमें संग्राहक जो होता है स्वयं आंकड़े के मूल स्रोत तक नहीं जाते बल्कि अन्य स्रोत से आंकड़े को प्राप्त कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के प्राप्त किए गए आंकड़े को हम लोग द्वितीयक आंकड़े या फिर गौण आंकड़े के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो देखते हैं प्राथमिक आंकड़ा कौन सा है। जैसे एक विद्यार्थी किसी एक छोटा सा टोले में जाकर यह जानना चाहता है कि इस टोले में रहने वाले प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है। छोटा सा टोला है, 20-25 घर का कह सकते हो टोला है। तो एक विद्यार्थी अगर चाहेंगे तो बड़े ही आसानी और सहजता से घर घर और द्वार द्वार जाकर एक एक परिवार के सदस्यों की संख्या को गिनकर स्वयं आ सकती है, ठीक है। तो उस स्थिति में उनके द्वारा जुटाई गई जो सूचनाएं होगी, जानकारी होगी, वो प्राथमिक आंकड़े अथवा प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। यानी ऐसे आंकड़े जिसमें संग्राहक आंकड़े के मूल स्रोतों तक नहीं जाकर किसी अन्य स्रोत से जानकारी को हासिल कर लेता। मान के चलिए भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या को हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं। तो भारत की जनसंख्या को यदि किसी विद्यार्थी से पूछा जाए, किसी एक जानकार व्यक्ति से पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो वो बताते हैं करीब करीब 140 करोड़। तो क्या 140 करोड़ की जनसंख्या है कि 150 करोड़ की जनसंख्या है, क्या वह संबंधित व्यक्ति घर घर पहुंचे हैं क्या, और उनके लिए ऐसा करना क्या पॉसिबल है, नहीं। तो वो क्या करते हैं, या तो किताब से या फिर अखबार के कतरन से, पेपर कटिंग से, या फिर इंटरनेट से, या फिर किताब से या मैगजीन से ही ये आंकड़े प्राप्त करते हैं। इस वजह से ऐसे आंकड़े को हम लोग द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा या सेकेंडरी डाटा के नाम से जानेंगे, ठीक है। का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का जब संग्रहण करने जाते हैं तो हमारे सामने एक व्यवहारिक दिक्कतें आ जाती है। जब भी किसी जो है जगह से आप आंकड़े प्राप्त कर रहे होते हैं, उस वक्त जो होते हैं आंकड़े जो होते हैं वो सजे सजाए नहीं मिलते हैं। जैसे आप देख लें, यहां पर जो भी आंकड़े हमने लिए हैं, तो ये आंकड़े क्या सजे सजाए हैं, प्राप्त आंकड़े के उदाहरण है। तो ऐसे आंकड़े जो अव्यवस्थित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, यथाप्राप्त आंकड़े, या अंग्रेजी में रॉ डेटा कहलाते हैं, ठीक है। आप ध्यान दोगे, कोई एक डेटा जो कि सजे सजाए नहीं रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, उनसे हम लोग को एक व्यवहारिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उस प्रकार के अव्यवस्थित आंकड़े से कम समय में सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। अव्यवस्थित आंकड़े को यदि हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपको जल्दी सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी और सही सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, अव्यवस्थित चीजों से बहुत ही कम समय में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है और इसी से सांख्यिकी का दूसरा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कैसे करते हैं, आंकड़े को किस प्रकार से सजाते हैं या फिर अरेंज करते हैं।